नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है दोस्तों कि किसी तरह महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लें। जो सत्ता हाथ में आई है वो अब उसी के पास रह जाए और आने वाले बीएमसी चुनावों में, बृहन मुंबई जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें भी शिवसेना को मात दे दे। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें उस पर उल्टी पड़ती दिख रही हैं। इस बार बीजेपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कारण फंस गई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोश्यारी जी की होशियारी बीजेपी पर भारी पड़ गई है। मुंबई में एक कार्यक्रम में दरअसल भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल साहब ने कहा कि अगर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो तुम्हारे यहां कोई पैसा नहीं बचेगा। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई नहीं रह जाएगी। मैं ये बात कई बार लोगों से कहता भी हूं। चलिए जरा ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, कोश्यारी जी की जुबानी ही सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कोश्यारी जी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात से पलटी मार ली है। उन्होंने कहा है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तोड़ मरोड़ कर पेश कौन करता है दोस्तों? वो तो मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया का काम है कि जो सच है वो भी आपके सामने रखें। आइए जरा सुन लेते हैं राज्यपाल महोदय क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में और गुजरात के बारे में। सुनिए उन्हीं की जुबानी। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो जिस प्रकार वो कह रहे हैं, साफ लग रहा है कि किसी दुश्मन के घर में आकर चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन साहब, आप तो राज्यपाल हैं, एक गरिमामयी पद है, संसदीय राज्य के हिसाब से देखें तो सर्वोच्च पद है। तो कोश्यारी जी का ये बयान बीजेपी के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के समान हो गया है दोस्तों। ये बात सब जानते हैं कि मराठी मानुस की राजनीति को बढ़ाकर ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद बाकी दलों को भी मराठी अस्मिता का ख्याल रखकर ही सियासत करनी पड़ी। लेकिन कोश्यारी जी ने तो अपने बयान से मराठियों के सामने गुजरातियों और राजस्थानियों को सक्षम बताने की कोशिश की। उनका यह बयान बीजेपी की फूट डालो और राज करो वाली नीति को ही दिखलाता है। दरअसल बीजेपी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लोगों में फूट डलवाकर अपने पैर मजबूती से जमाना चाहती है। कोश्यारी जी के इस बयान से शांत महाराष्ट्र में लोगों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इस साल गुजरात में चुनाव है और अगले साल राजस्थान में चुनाव है। गुजरात में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया बीजेपी का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और राजस्थान में तो वसुंधरा गुट के आगे बीजेपी ऐसे ही पस्त नजर आ रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कोश्यारी जी अपने बयान से गुजरात और राजस्थान में फिर से बीजेपी को मजबूत होने में मदद कर रहे हैं। यानी कि राज्यपाल महोदय मंच से सियासत कर रहे हैं। यानी गुजरात और राजस्थान के लोगों को लुभाने के लिए ही शायद कोश्यारी जी ने ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस चक्कर में वो मराठियों के दिल को चोट पहुंचा गए और अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो उन्हें वापस जाने या जेल जाने की बात कर दी है। और साथ में उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि कोल्हापुरी जोड़ी, जिसको कि शूज कहते हैं, जूते कहते हैं या चप्पल कहते हैं, उसका भी जिक्र कर दिया है। आइए उद्धव ठाकरे की जुबानी, उनकी कहानी, उनकी बात भी सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे को। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ दोस्तों, जो कुछ कह रहे हैं वो मराठी में है। जो हमारे साथी मराठी समझते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं समझते हैं बाद में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। आइए सुनते हैं उद्धव ठाकरे को। तुम्हाला कल्पना आहे की मी मुख्यमंत्री असताना सुद्धा लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा इतरत्र लोकांचे प्राण जात होते, जीव जात होते, त्यावेळेला त्यांना सर्व धर्मियांची प्रार्थना स्थळ उघडण्याची घाई झाली होती। अर्थात त्यावेळेला मी तो तेवढा विषय वाढवला नव्हता। त्यांनी ते पत्र मला दिल्यानंतर मी त्या पत्राला उत्तर दिलं। मी माझी मुख्यमंत्री म्हणून त्यावेळेची माझी जबाबदारी मी पार पाडली। अरे सावित्रीबाई, 1920 सावित्रीबाई फुल्यांबद्दल सुद्धा यांनी फार विचित्र हिंकस असे उद्गार काढले. 1920 सावित्रीबाई फुले यांनी फार विचित्र हिंकस असे उद्गार काढले. 1920 सावित्रीबाई फुले यांनी फार विचित्र हिंकस असे उद्गार काढले.
आणि आज महाराष्ट्रात राहून म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 3 वर्ष राहत आहेत, सगळं काही ओळखलेलं आहे. म्हणजे अंगत संगत बिंगत सगळं काही जो काही मान मराठा आहे तो ओरबाडलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्येच मराठी माणसाचा अपमान केलेला आहे. मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, महाराष्ट्राचे संस्कार आहेत, परंपरा आहेत, मग महाराष्ट्रामध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुंदर लेण्या आहेत, डोंगर खोरे आहेत, शिवरायाचे गड किल्ले आहेत, महाराष्ट्राची पैठणी आहे, महाराष्ट्राचे काही खाद्यपदार्थ आहेत. हे सगळे त्यांनी या 2-2.5 वर्षामध्ये पाहिलेले असतील. हे सगळ्या चांगल्या गोष्टी पाहिल्या असतील. म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही रेखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही रेखा, कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्याला कुणीतरी दाखवण्याची गरज आहे. कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे. मी त्याचा अर्थ कोणी कसा लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण कोल्हापुरी वाहना, कोल्हापुरी जोडे हे जगप्रसिद्ध आहे आणि ते सुद्धा आता त्यांना दाखवण्याची वेळ आलेली. कारण महाराष्ट्रामध्ये साधी साधी माणसं काय कष्टाने वरती येतात हे दाखवण्यासाठी म्हणून मी कोल्हापूरचा जोडा म्हणालेला आहे. त्या जोड्याचा बाकी उपयोग काय, कोण कसा करेल आणि त्याच्यात सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर ही रेखा लेखीन जोडा नाही रेखा असं जर का त्यांचं असेल तर त्यांना कोल्हापुरी जोडी सुद्धा आता दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. तो लबुलुआब ये है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से बरस रहे थे यहाँ के अपने ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर। महाराष्ट्र की संस्कृति की बात शायद 3 साल में नहीं समझे हों, लेकिन कोल्हापुरी जूते को भी समझाना होगा, उनको देखना होगा, समझना होगा। साथ साथ बहुत सारी बातें वो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन के समय उनको हड़बड़ी थी कि सारे अलग अलग जो पूजा स्थल हैं उसको खोल दिया जाए, जबकि मैंने मना किया था। और भी बहुत सारी बातें, सावित्री देवी फूले की बात कर रहे हैं वो। और एक राज्यपाल 3 साल से हमारे महाराष्ट्र को नहीं समझ पाया है, वो यहाँ कहने की कोशिश सियासत कर रहे हैं सीधे शब्दों में, और बरस रहे हैं यहाँ इधर उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे के अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर उद्धव के साथ हैं। और अब एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि वो बीजेपी का साथ दें। जी हां, एकनाथ शिंदे नए नवेले मुख्यमंत्री, वो बीजेपी का साथ दें या शिवसेना का साथ दें, और मराठियों के सम्मान की रक्षा कैसे करें। इसीलिए शिंदे ने भी खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने आज रखी है। आइए एकनाथ शिंदे को भी सुन लेते हैं। उनकी बात जो है वो हिंदी में है, थोड़ा लाउड है, पीछे से कुछ और भी एम्बियंस में कुछ दूसरी आवाज़ें भी हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ पूरी क्लियर न लगे, लेकिन बात आप तक ज़रूर पहुंचेगी। आइए सुनते हैं शिंदे साहब क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के शिंदे साहब के बयान को सुने उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो अब उसको किसी भी दल का साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और शिंदे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये देखिए कैसे। मत नहीं है। हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उससे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है, और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। तो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे भी, और कुल मिलाकर के यही कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं कहा है, यानी बीजेपी फंस चुकी है। और देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनकी बात जो है वो ठीक नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि हाँ, मराठी मानुस की बात होती है, मराठी अस्मिता की बात होती है, लेकिन राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यानी अपनी ही पार्टी से, बीजेपी से ही कोश्यारी साहब, यानी जो राज्यपाल हैं, जो राजदूत हैं राष्ट्रपति के, वो खुद तो फंसी गए हैं, बीजेपी को भी उन्होंने फंसा लिया है। तो क्या बीजेपी फंस चुकी है? यह समझने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में, कि क्या एकनाथ शिंदे जो हैं वो राज्यपाल के बयान के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? क्या राज्यपाल कोश्यारी को महाराष्ट्र से कहीं और भेजा जा सकता है?
क्या इसका नुकसान बीजेपी को बीएमसी चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बयान और भी है, और ये बयान अगर ना सुने आप तो शायद आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं किसकी बात मैं कह रहा हूं। जी हां, संजय राउत की बात कर रहा हूं। संजय राउत से शिवसेना के बयानों की शुरुआत होती है, और उनका बयान जो है वो ना सुने तो शायद हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत नहीं होगी। हमारे साथ बहुत सारे साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप संजय राउत को भी जरा सुन लें और फिर आगे बढ़ते हैं। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता, एक कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र में, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956, उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है, और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो, ये आप दिखाइए। ये सुन रहे थे आप संजय राउत को क्या कुछ कह रहे थे। कभी महाराष्ट्र का अपमान करते हैं तो कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान करते हैं, और मराठी मानुस, मराठी अस्मिता की बात यहाँ हो ही रही है। एनसीपी ने, कांग्रेस ने, तमाम दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान की आलोचना की है, निंदा की है, और खासकर उद्धव ठाकरे को आप सुन ही रहे थे कि उन्होंने कोल्हापुरी जूता दिखाने की भी बात की है कि उसे भी देख लेना चाहिए यहाँ के। यानी शिवसेना जिस अंदाज में सियासत करती रही है, वो अंदाज आज उसकी एक झलक उद्धव ठाकरे के बयान से नजर आ रहा था। आगे बढ़ें और सीधा चलते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, और जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। जेपी सिंह साहब, स्वागत है। और 2 हमारे साथी महाराष्ट्र से हैं। धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है धनंजय जी। और सीधे ठाणे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं हमारे साथ आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो अपनी बात, अपने विचार लिख रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और एक बार फिर से हम आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र की बात आज एकनाथ शिंदे के लिए नहीं, आज न ही देवेंद्र फडणवीस के लिए, बल्कि आज सीधे उस शख्स के लिए जो सरकार गठन के लिए आमंत्रित करता है सदस्यों को, यानी कि पार्टी दलों को, और वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी राष्ट्रपति के राजदूत कहलाते हैं, यानी कि राज्यपाल हैं तो राजदूत हैं, लेकिन उस राज्यपाल के ऊपर आलोचना, राज्यपाल की आलोचना हाई कोर्ट के चीफ या इधर सीजेआई की, मुख्य न्यायाधीश की, इन सब की आलोचना करने से टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो भी कतराते हैं। लेकिन यहां खुले तौर पर आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? अभी तक पिछले लगभग 15-16 मिनट से आपको हम बता ही रहे हैं। अब सीधा आना चाहूंगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आपके पास आना चाहता हूं।
जो कुछ अभी हमने दिखाया, 4 लोगों की बाइट आपने देख ली, भगत सिंह कोश्यारी जी का उसके बाद बयान आया है। बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मराठी मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र में, देश की राजधानी के हिसाब से, देश की आर्थिक राजधानी के हिसाब से भी महाराष्ट्र का, मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है। ये तमाम बातें उन्होंने रख दी हैं और ये होती हैं। लेकिन जिस मंच से वो ये बात कह रहे थे, पूरी की पूरी तरह से सियासी मंच और उस मंच को सियासी मंच बनाने की कोशिश की थी भगत सिंह कोश्यारी साहब ने। और भगत सिंह कोश्यारी के बारे में कहा भी जा रहा है पिछले 3 साल से वो वहां महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्या ये राजनीति करते हुए आज रंगे हाथ पकड़े गए हैं कोश्यारी साहब, ये कहा जाए? और दूसरा सवाल ये भी, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, दूसरा सवाल ये भी कि अब शिवसेना के साथ साथ और शिंदे का क्या इसमें रुख रहता है? शिंदे साहब ने जो भी बोला है, लेकिन एक बहुत ही उहापोह वाली स्थिति है शिंदे के सामने भी, क्योंकि बीजेपी के साथ गलबहिया करते हुए गोद में जाके बैठे हुए शिंदे, सीधे शब्दों में कहें तो शिंदे आज उधर से उतरने की कोशिश करेंगे अगर राजनीति को चमकानी है, बचानी है, बीएमसी चुनाव जीतना है, या कुछ और? क्या कुछ देख रहे हैं, जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है सबसे पहले, वो एक पत्रकार के नाते। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने जो कुछ बयान दिया, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो तो शोभा नहीं देगा। और उनके बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, और खैर उनके बयान का समर्थन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता, और उनके बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो उनके बयान से ज्यादा मुझे कुछ राजनीतिक ही दिखाई दे रहा है। और तो और मराठी अस्मिता कोई नया मुद्दा नहीं है सर, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर ही तो शिवसेना की राजनीति शुरू हुई है। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने मराठी हृदय सम्राट से लेकर हिंदू हृदय सम्राट तक का सफर उन्होंने तय किया। इस बीच मराठी के मुद्दे पर तो मुंबई, ठाणे, विशेषकर यममार का जो इलाका है, यहाँ ये राजनीति कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये सही है कि बैठे बिठाए अचानक एक मुद्दा जो है इस समय राज्यपाल महोदय जी ने दे दिया उनको, और इस मुद्दे पर केवल शिवसेना ही नहीं, सब सोचिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है एकदम उग्र हो चुकी है, सामने आ चुकी है। और उसके साथ साथ बीजेपी के लिए अब कोई कुछ वो क्या कहते हैं, उहापोह की स्थिति में है कि इस पर क्या इसका बचाव करे या समर्थन करे राज्यपाल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिल गया है। इस मुद्दे पर वो अपनी या राजनीति कहे या उनकी भड़ास कहे राज्यपाल के खिलाफ जो भी है, राज्यपाल ने, इवन आपने सही कहा, राज्यपाल महोदय ने पिछले 3 सालों में कुछ ऐसे कार्य किए कि जो राजभवन से बाहर निकलकर, जो अब तक की परंपरा नहीं रही, राज्यपाल जो है एक ऐसा पद होता था, कहा जाता था कि वो राजभवन से जल्दी बाहर निकलते नहीं थे, उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना होता था। उन्होंने सरकार को सलाह देने की बजाय खुद लोगों के बीच में जाकर या खुद राजभवन में लोगों को लेकर, इवन आप देखिए कोरोना काल में ही जितने सीएम नहीं निकले थे बाहर, उतना ज्यादा वे घूमे, लोगों के बीच में वो गए। तो वो सारी चीजें एक आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, या जो भी है बीजेपी के या उस संघ के व्यक्ति हैं, उनका काम है लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं। लेकिन जो भी गाए बगाए उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, उसका विरोध जरूर हुआ, लेकिन ये वाला बयान कहीं ज्यादा, बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया है। जो उनको बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, उनमें राज भी है, उसमें शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है। तो यह मुद्दा बीजेपी को घेरने के लिए, बीजेपी को की राजनीति को, जो मुंबई का अगला आने वाला महापालिका का चुनाव है या ठाणे महापालिका का चुनाव है, ये उनके गले की हड्डी बने, ऐसा पूरा प्रयास इस समय शुरू हो चुका है। एक बार धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे का बयान जो है वो बहुत ही, मतलब एक ढंग से, पहले भी मैं कह रहा था, ऐसा साफ लग रहा है कि शिवसेना का जो असली रूप है वो आज के उद्धव ठाकरे के बयान से नजर आ रहा है। किस रूप में देख रहे हैं आप? कोल्हापुरी जूता दिखाने की बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, जेल भेजो या वापस लो।
सावित्रीबाई फूले का भी अपमान इन्होंने किया है। 3 साल से महाराष्ट्र की संस्कृति को नहीं समझ पाए, कोल्हापुरी जूते को नहीं समझ पाए और सावित्रीबाई फूले का अपमान किया। हमने जब कहा कोरोना काल में कुछ और कर वो कुछ और रहे थे और अभी भी वो सियासी तौर पर और खासकर हिंदुओं को बांटने की कोशिश, ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, वो भी भगत सिंह कोश्यारी कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के बयान को? देखिए, उद्धव ठाकरे जी के बयान तो आना ही था कि मराठी अस्मिता की बात है, लेकिन बीजेपी जो आपने हेडिंग लगाई है बुरी फंसी बीजेपी, और पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं बीजेपी फंसती नहीं है, बीजेपी फंसा देती है किसी ने किसी। तो अगर कोई फंसे हैं तो वो फंसे हैं शिंदे साहब, है ना, शिंदे जी को सोचना है। लेकिन बीजेपी जो है लगातार इस तरह के बयान, इसलिए इस बयान बीच बीच में दिलवाती है। कल अगर कुछ मामला बिगड़ेगा तो देखिए कोश्यारी साहब बोल देंगे कि भाई अभी जैसा आपने बताया कि उन्होंने बोला कि तोड़ मोड़ पर पेश किया, तो ये भी बोल लेंगे कि ये राज्यपाल का अपना निजी बयान है। तो ये भी बोला जा सकता है कि प्रोग्राम चूंकि गैर मराठी प्रोग्राम था इसलिए वहां उन्होंने बोल दिया दर्शकों के ध्यान में रख करके, भावना में आकर के। हालांकि एक बात देखिए सच है, बीजेपी ये जानती है कि वो जो है मुंबई में या ठाणे में उसके लिए मूल वोट बैंक जो है वो गुजराती, मराठी और उत्तर भारतीय है। गुजराती, राजस्थानी और उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो उनके मूल वोट बैंक है। मराठी वोट बैंक में सेंध मारना उनके लिए आसान न कल था न आज है। जब मोदी जी का उदय नहीं हुआ था, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जब यहाँ ताकतवर थे, 2 मराठी नेता महाराष्ट्र के, केंद्र में भी वो ताकतवर थे, प्रमोद महाजन थे, यहाँ गोपीनाथ मुंडे थे, तब भी मुंबई और ठाणे जैसी जगहों पे शिवसेना ही ताकतवर थी और मराठी वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है शिवसेना को जाता रहा। इवन एनसीपी को भी वो वोट नहीं मिलता रहा जिस तरह से शिवसेना को मजबूती थी। अब जब मोदी जी और अमित शाह है और मराठी नेता के तौर पे उनके सामने जो है अगर फडणवीस को आगे कर रहे हैं जो नागपुर का पार्ट है, विदर्भ का पार्ट है, तो विदर्भ के साथ हमेशा जो है मुंबई और ये जो रहा मुंबई ठाणे का जो संबंध रहा है वो अलग किस्म का रहा है। तो यहाँ के जो राजनीति है उसमें बीजेपी ये देख रही है कि कम से कम उत्तर भारतीय वोट जो है, राजस्थानियों का वोट जो है और गुजरातियों का वोट जो है वो कॉन्संट्रेट हो जाए उनके तरफ, वो कांग्रेस की तरफ न जाए। वो बीजेपी वर्सेस शिवसेना भी अगर हो जाती है तो मराठी वोट भले हट जाए लेकिन बाकी वोट उनके साथ चला है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो है मूल तौर पर उत्तर भारतीय वोट रहते हैं और राजस्थानी वोट भी रहते हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत अभी ताकतवर है तो हो सकता है कुछ जादू चलाएं। तो बीजेपी का ये जो बयानबाजी का जो खेल है वो 2 तरफा बयान करती है बीजेपी, और वो हर हाल में कहीं न कहीं दोनों हाल में अपना लाभ निकालना बीजेपी सीख गई है या जान गई है। उसके पास सत्ता है, उसके पास धन है, उसके पास तमाम चीजें। अब एक और में गौर कीजिए कि महाराष्ट्र और जब गुजरात अलग हुआ था, बॉम्बे स्टेट से दोनों अलग हुए थे, तो मुंबई को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ था और मुंबई फाइनली जो है क्योंकि बड़ा आंदोलन हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, हुतात्मा चौक उनकी याद में बना हुआ है मुंबई में, और उसमें जो है फाइनली मुंबई जो है महाराष्ट्र के साथ रह गई। तो इसकी टीस कहीं न कहीं जो गुजराती 2 नेता हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, कहीं शायद उनके मन में भी हो। और दूसरी बात यह है कि ये चाह रहे हैं कि जो शिवसेना है वो पूरे तौर पे मराठी के साथ सिमट जाए, हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है इससे हटे, क्योंकि जब मराठी वाले मुद्दे पे आएंगे शिवसेना वाले लोग तो हिंदुत्व वाला मुद्दा टूटेगा। इसलिए देखिए उन्होंने क्या था, उद्धव ठाकरे का बयान को अगर गौर कीजिए तो उन्होंने मराठी की बात कम कही है और कहा कि हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हिंदुओं का तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं शिवसेना को ये लग रहा है कि ये कह करके उनसे हिंदू का जो एजेंडा है वो अपने पास ले जाना चाहते हैं और केवल मराठी वाला एजेंडा इनके साथ रहने देना चाहते हैं। अब मराठी वाले एजेंडे में देखिए कि बीजेपी ने कई धड़े बांट दिए। अब एक शिवसेना है, फिर एनसीपी है, फिर राज ठाकरे है, फिर शिंदे साहब है। तो मराठी ऐसे भी मुंबई में और ठाणे इलाके में मराठियों की संख्या कम हो गई है, अब वो बहुसंख्यक नहीं है मराठी यहाँ। तो अगर समझिए 36-40% मराठी है और उसमें 4 दावेदार हो जाते हैं, एनसीपी भी है, राज ठाकरे भी है, शिंदे भी है और शिवसेना भी है, तो जाहिर है वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी के पास वोट बढ़ेगा।
और बीजेपी अगर समझिए शिंदे का वोट बढ़ता तो बीजेपी को नुकसान है, तो बीजेपी अपना वोट चाह रही है और उसमें वो चाह रही है कि ये करके गुजराती, उत्तर भारतीय और राजस्थानी वोट कम से कम अपने कब्जे में लीजिए। राजीव जी, यहाँ बहुत सारी बातें और किस ढंग से, लेकिन क्या बीजेपी जो है अपने नेताओं के कारण फंसती जा रही है? इधर सदन में आप देख ही रहे हैं कि स्मृति ईरानी से अब माफ़ी मांगने की बात चल रही है कि स्मृति ईरानी तुम माफ़ी मांगो, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वैसे ही इधर अब राज्यपाल महोदय जो हैं महाराष्ट्र में, यानी कहीं ना कहीं फंसी हुई तो नजर आ ही रही है। प्रेम कुमार जी, किस रूप में देखते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति में भगत सिंह कोश्यारी का जो ये बम है वो कहाँ कहाँ उसकी जो धमक है कहाँ कहाँ सुनाई दे रही है? क्योंकि सियासी तौर पर देखें तो सब तरफ हर पार्टी, उसके नेता इस बात की, और हमारे दो लोग जो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं मुंबई और थाने में, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी थाने से और मुंबई से जुड़े हुए हैं धनंजय जी, दोनों कह रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो अब बदल चुकी हैं। और अभी उद्धव ठाकरे जी को भी आपने सुन ही लिया, उद्धव ठाकरे का बयान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। ऐसे भी प्रेम कुमार जी राजीव जी, ये जो बयान दिया है उन्होंने, भगत सिंह कोश्यारी जी ने, आप देखते होंगे जो नकली बंदूक का पिस्टल होता है तो वो जब फायर होता है तो सामने अपने ही को चोट लगती है, हाथ घायल हो जाता है, तो उसी किस्म से ये हुआ है। ये एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान तो निश्चित रूप से हर कोई निंदा कर रहा है। बीजेपी के ने भी बयान आ गया, डिप्टी सीएम देवेंद्र का भी आ गया, एकनाथ शिंदे भी बोल गए, सारी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे पास और सारी प्रतिक्रियाओं को देख करके हम महाराष्ट्र की राजनीति को भी इस बयान के इर्द गिर्द समझ सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में एक सरकार बनाई थी बीजेपी की एनसीपी के साथ। ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने वर्तमान सरकार के बनने से पहले जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उनको मतलब ईमेल की सूचना से ही अल्पमत में मान लिया था, यानी मेल से ही अल्पमत और बहुमत का उन्होंने फैसला कर लिया था। तो ये बात भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि में जाहिर है कि उद्धव ठाकरे जी को इसकी टीस तो रही ही होगी कि उनकी एक सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया और उसके कर्ता धर्ता यही महोदय हैं, उनको बनने से भी रोक रहे थे और बन जाने के बाद हटाने में भी यही व्यक्ति थे। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया में वो टीस दिखती है। तो उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज नहीं है। वो राज्यपाल को वो चाहे जितना बचाकर बोले, लेकिन वो मोटे तौर पर समझने वाली भाषा है कि ये कोल्हापुरी चप्पल से उनकी पिटाई होगी, यही वो संदेश देना चाहते हैं। बोलने का तरीका थोड़ा सा बचा के रखा कि वो राज्यपाल है, लेकिन माने वही साफ है, उसको कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कोश्यारी जी का बयान भी बिल्कुल साफ है। चाहे इसके बाद कि उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, कि हमारी बात को गलत समझा गया, तोड़ मड़ोड़ कर कहा गया, इस तरह से उन्होंने बातें कही, लेकिन मैं कहता हूं कि ये धूर्तता है। लेकिन थोड़ा सा फिर से अपने आप को चेक करते हुए कि वो महामहिम है, उनके लिए धूर्तता शब्द का इस्तेमाल जो है खेदजनक होगा। तो इस शब्द को फिर मैं वापस उसी राजनीतिक चतुराई के हिसाब से जो कोश्यारी जी ने कही है। तो ये जो है कि बयान दे देना और उसके बाद में उससे पीछे हट जाना, ये चूंकि उनका राजनीतिक अतीत भी है, समझदार नेता है, बुजुर्ग नेता है, तो वो इसका मतलब नहीं समझते हैं, वो ये तो हो ही नहीं सकता। वो इसका पूरा मतलब समझ रहे थे और ये भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन और सोच रही है उसके अकॉर्डिंग है, ये उससे अलग हट करके नहीं है। ये बीजेपी के नेता कहते रहे हैं और कोश्यारी जी ने भी कहा है कि हम तो हमेशा कहते हैं, बोल करके उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजराती अगर वहां से हट जाए तो वो आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी, पैसा ही नहीं रह जाएगा। यानी जो महाराष्ट्र के लोग जो है फकीर है, भिखमंगा है, राजस्थान और गुजरात के लोग जो है वही आके उनको अमीर बनाए हुए हैं।
तो ये जो इमोशन है, जो मैं थोड़ा खुलकर बोल रहा हूं और दूसरे लोग और भी खुलकर बोल रहे होंगे, तो ये इमोशन महाराष्ट्र की अस्मिता वाली बात को सतह पर लाती है, प्रमुखता से लाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके सोचते हैं कि थोड़े समय पहले तक जो सियासत हो रही थी कि हिंदुत्व की लाइन पर शिवसेना नहीं चल रही है, इसलिए शिवसेना में फूट हो रही है, ये बात थी। और आज अब यह स्थिति पैदा हो रही है कि महाराष्ट्र अस्मिता के लाइन पर एकनाथ शिंदे नहीं चल रहे हैं। ये वाली स्थिति आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये स्थिति बन गई है बीजेपी से गठबंधन के बाद। अगर महाविकास आघाड़ी में हिंदुत्व का फैक्टर लाया गया था, तो बीजेपी के साथ गठबंधन में यह महाराष्ट्र की अस्मिता का फैक्टर यहां पर पैदा हुआ दिखता है, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और उन पर क्या एक्शन बीजेपी लेती है, उनको सैक करती है या नहीं करती है, इस पर भी ये प्रश्न आगे बड़ा और खड़ा होने वाला है। तो ये राजनीतिक परिस्थिति दिख रही है। अब इसमें एकनाथ शिंदे जी का बयान भी देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, ये हम उनसे सहमत नहीं हैं, और ये सहमत नहीं होने वाली बात देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं। यानी देखिए, खुले रूप में उसको, इस बयान को गलत ठहराने की हिम्मत न देवेंद्र फडणवीस में है, न एकनाथ शिंदे में है। तो यही वो स्थिति है जहां पर के शिवसेना के उद्धव ठाकरे माइलेज ले सकते हैं या दबाव में ला सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे का जो इलाका है, सबसे ज्यादा बगावती तेवर जो है, एकनाथ शिंदे का प्रभाव सब यहीं पर दिखा है। तो ये वो इलाका है जहां पर कि शिवसेना, अगर महाराष्ट्र की अस्मिता का मसला मजबूती से उद्धव ठाकरे उठाते हैं, तो इसी मसले से वो एकनाथ शिंदे और उनके समूह पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये भी राजनीति इसमें नजर आती है। कुल मिलाकर के इस एक बयान ने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को नई करवट लेने के लिए उद्वेलित कर दिया है। जी, उद्वेलित कर दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बयान है क्या? जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप लोगों के लिए एक बार फिर से सुनाते हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने क्या कुछ कह दिया कि आज बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो भगत सिंह कोश्यारी के साथ हो, सब भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी राज्यपाल महोदय के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, उनके बयान को नकार रहे हैं तमाम लोग। उप मुख्यमंत्री फडणवीस, चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री माफ करें उद्धव ठाकरे, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं कह रहे हैं, ठीक नहीं। उसके अलावा चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सब, और बीजेपी के लोग भी बीजेपी के अंदर खाने में भी यानी फंसा दिए हैं क्या भगत सिंह कोश्यारी। आइए उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं, बाद में उनका बयान आया है वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये सुनते हैं कि कहा क्या था, आखिर बवाल क्यों मचा है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारा कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाते आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो ये कह रहे थे कि राजधानी बचेगा ही नहीं, राजस्थानियों को और गुजरातियों को यहां से निकाल दो। और आप सोचिए कि राजस्थानी और गुजराती इस वक्त अचानक क्यों नजर आ गया। हालांकि राजस्थानी कार्यक्रम, लेकिन राजस्थान में अगले साल चुनाव है और इस बार गुजरात में चुनाव है। पहले भी बोल चुका हूं कि गुजरात में हालत ऐसे भी पस्त है। बीजेपी अंदर खाने में पिछले साल, जो पिछले चुनाव में, पिछले साल से मतलब पिछले चुनाव में जो परिस्थितियां बनी हुई थी बीजेपी के लिए, हारते हारते जीती थी बीजेपी। इस बार कहा जा रहा है कि शायद वो बचा न पाए, इसीलिए पूरा का पूरा मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट ही बदल डाला। जैसे कहते हैं ना कि किचन को ही बदल डालो, बिल्कुल नया किचन, तो वही नया हो गया, सब कुछ नया। जेपी सिंह साहब, सब पूरा का पूरा। लेकिन क्या भगत सिंह कोश्यारी साहब का जो बयान है, उस बयान से कुछ फायदा मिलेगा राजस्थान और गुजरात के लोगों को? हालांकि आप तक आऊं जेपी सिंह साहब,
भगत सिंह कोश्यारी साहब ने बाद में जो कहा है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है, वो जरा मैं पढ़ के ही सुना देना चाहता हूं। कह रहे हैं कि मैंने कल राजस्थानी समाज कार्यक्रम में जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों के व्यापार में किए गए योगदान के बारे में बात की थी। ये मराठी लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसीलिए कई मराठी उद्यमी आज लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, भारत और पूरी दुनिया में मराठी झंडा फहरा रहे हैं, इसीलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमेशा की तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कोटेड, हमेशा की तरह मेरे बयान को, हमेशा की तरह तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया गया है। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठी लोगों की कड़ी मेहनत का सबसे अधिक योगदान है। ये डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल साहब, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, एक डर तो यहां दिखाई दे रहा है। जेपी सिंह साहब, देखिए राजीव जी, अभी जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि पहले कहो और बाद में थूक के चाट लो, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूं। तो बात यह है कि आप पहले कहिए, उसके बाद थूक के चाट लीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है पूरे राज्यपालों को जिस तरह से सत्तारूढ़ दल नियुक्त करता है, तो कैसे लोगों को नियुक्त करता है? केवल राजनीति के रूप में नियुक्त करता है, या ये भी देखता है कि वो कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनमें कुछ राजनेता का गुण है कि नहीं, या केवल वो डिस्टेबलाइजेशन करेंगे केंद्र के इशारे पर? इन्होंने जो वक्तव्य दिया है राज्यपाल साहब ने, वो बाकायदे माइक पर सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया है, जो लोग खुद अपनी आंख से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसमें तोड़ने मरोड़ने वाला कहां से आ गया? इसमें संदर्भ से काटने वाला कहां से आ गया? ताली बजते हुए भी सुनाई पड़ रही है जब उन्होंने एक बात कही है। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो निहायत ही व्यक्ति के रूप में बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, और उनके ज्ञान का स्तर पर जो है वो समझिए, उनके ज्ञान के स्तर पर भयानक प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कहता हूं, आज नहीं कह रहा हूं, मतलब इसके पहले भी वो चाहे व्यक्तिगत सुनो उसमें जो है मतलब इनकाउंटर में कहते हो कि साहब यहां से इनको हटा दिया जाए, तो इस तरह बहुत से लोग कहते हैं। आपको याद होगा मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी जो है वो एक किताब थी, उसको लेके कितना देश भर में बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा था कि कोई महिला अगर अपनी औकात पर आ जाए तो कोई पुरुष उससे जीत नहीं सकता। अब वो सही बात हो गलत बात हो, मैं इसके मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बात को लेके पूरे देश भर में विरोध हुआ और ये कहा गया कि ये जो है स्त्री विरोधी है। तो सवाल इस बात का है कि जो अच्छा, और फिर आप उसको जो है पॉलिश करने लगे कि हमने इस संदर्भ में कहा था, हमने उस संदर्भ में कहा था। आप बताइए, अभी राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी को लेकर के संसद में बवाल चल रहा है। आपकी कांग्रेस के जो है वो उसके लोकसभा के नेता को जो है उसमें लिखित माफी मांगनी पड़ी है। स्मृति ईरानी ने उसके लिए इतना जो है वो किया है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी जबान फिसल गई थी, हम बंगाली भाषी हैं। कोश्यारी साहब ने जो यहाँ कहा है वो क्या है? वो जबान फिसलने की जगह कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के किया है। तो तोड़ मरोड़ के जब आप माइक पर बोल रहे हैं, जब आप दुनिया भर के जो है समाचारों में आजकल जो पुरानी बाइट्स को चला के दिखाया जा रहा है कि सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी घूमी, तो आपके क्या कहते हैं मोदी जी ने पहले क्या कहा, तो सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ये सब दिखाया जा रहा है ना। अब जब जो चीजें डॉक्यूमेंटेड हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंटेड है, पहले प्रिंट में था तो आप कह देते थे कि वो तोड़ मरोड़ के था और बात गई, लेकिन अभी तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सामने अभी 2 बार आपने दिखाया कि वो बोल रहे हैं, तो उसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात कहां आ गई? अरे सीधे सीधे जैसे आप उनसे मांग कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी से कि माफी मांगे, आप सोनिया गांधी से कह रहे हैं माफी मांगे, तो सीधे सीधे गवर्नर साहब ही माफी मांग लेते कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया या मैंने गलत कह दिया, ऐसी बात नहीं है, तो हो सकता है कि इस बात का समाधान हो जाता। लेकिन अभी जो राजनीति की बात वहां पर हो रही है, उस राजनीति में मराठी मानुष के बीच में उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों पर स्कोर कर लिया है। वो कैसे कि उन्होंने कहा है, जो इसका हिंदी तर्जुमा आया है, कि कब तक किसी के पद का आदर करते हुए खामोश बैठना है। गवर्नर साहब के लिए कहा है कि कब तक
किसी के पद का आदर करते हुए खामोश बैठना है, यह पता नहीं है। मैं राज्यपाल पद को लेकर कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इस पद का मान कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल में गवर्नर के जो बयान है वो लगातार मराठी मानुष का अपमान कर रहे हैं। उद्धव ने यहां तक कहा कि बहुत सारी महाराष्ट्र में चीजें हैं, खाना पीना पहाड़ जैसी कई चीजें हैं, महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल भी उन्हें दिखानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को किस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन कोल्हापुरी चप्पलें विश्व भर में प्रसिद्ध है, उन्हें यह दिखाना चाहिए। सामान्य रूप से यह बात अगर उन्होंने मराठी मानुष के लिए जो उन्होंने अभी गुजरात और जो है वो राजस्थानियों को खुश करने के लिए जो बात कही और मराठी मानुष का अपमान हुआ, इसी जगह अगर सामान्य रूप से उद्धव ठाकरे ने ये बात कही होती तो अब तक बीजेपी की हेड गवर्नर के अपमान को लेकर उद्धव ठाकरे को भी जो है वो जेल में डालने से लेकर फांसी लगाने से लेकर पता नहीं क्या क्या कहती है आपके बता। लेकिन उन्होंने ऐसे माहौल में कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी, चाहे बीजेपी हो या शिंदे साहब हो या और भी कोई भी राजनीतिक दल जो मराठी राजनीति करते हैं, उसमें हिम्मत नहीं है कहने की कि उद्धव ठाकरे ने प्रकरणांतर से गवर्नर साहब को चप्पल दिखाने, चप्पल से मारने या उसका जो नेता चार्ज निकालते हो। ये गवर्नर का अपमान है, ये किसी पार्टी ने नहीं की, क्योंकि अगर जो कहेगी तो मराठी मानुष के बीच में वो और गिरेगी। और जहां तक वहां हिंदुओं का सवाल है, वहां के हिंदू भी, आप ये नहीं कह सकते कि वो मराठियों में शामिल नहीं है। हिंदू भी शिवसेना में है, कुछ शिंदे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ जो है उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ जो है राज ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि अगर एक परिवार में 3 लड़के हैं तो एक जो है शिंदे साहब के साथ है, एक उद्धव ठाकरे के साथ है, एक राज ठाकरे के साथ है, ताकि जब भी कोई बात आए तो पूरे परिवार की जो है वो मराठी आतंक से सुरक्षा हो सके। तो सवाल इस बात का है कि वहां हिंदू भी बटे, वहां हिंदू मराठी बटे नहीं है। वहां मराठियों से अलग हट करके जो भी करेगा, और मराठी एक प्रकार से मराठी समुदाय का इन्होंने और अपमान इस तरह का किया है कि मराठी समुदाय में बहुत पहले से शिवसेना महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए कहती रही है, उसमें अगर उत्तर भारतीयों की जगह नहीं है तो उसमें राजस्थानियों और गुजरातियों के लिए भी जगह नहीं है। और उस पर जो है इन्होंने कह दिया साहब ये हट जाएंगे तो महाराष्ट्र जो है वो विधवा प्रलाप करने लगेगा, प्रकरणांतर से जो कोश्यारी साहब ने कहा है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा डैमेज किया है मेरे हिसाब से, जिस डैमेज की भरपाई करते करते बीजेपी के जो है नथुने फूल जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और यहाँ ये आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही है कि मराठी में जो भी बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने, वो बयान बहुत मारक है। कई बार मैं ये बात बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ और बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया है जो शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे किया करते थे। आप याद कीजिए, एक झलक नज़र आ रही थी उनके बयान में। हालांकि मैं उनके बयान की कोई अपनी तरफ से कहें तो बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ये हमारा काम नहीं है ये कहना, लेकिन जो भी बयान है हम लोग सुनते आए हैं और शिवसेना के हिसाब से ऐसा ही बयान आता रहा है, जो कई दिनों से थोड़ा सा हमारे दोनों साथी जो मुंबई में हैं वो बताएंगे और अच्छे से कि उसकी थोड़ी कमी नज़र आ रही थी। आज वो कमी शायद उद्धव ठाकरे ने पूरी कर दी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आप भी इसी नज़र से देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के इस बयान को? जी राजीव जी, बिल्कुल। उद्धव ठाकरे ने जो है देवभूमि के रहने वाले भगत सिंह कोश्यारी जी को देव भाषा में जो है वो जवाब दे दिया है। अब इसको देव भाषा ही कहिए आप, देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, वो दे दिया। और हम लोगों की कहावत है, वो कहना नहीं चाहिए कि वो मतलब बात से नहीं मानते हैं, बाकी आप सब लोग खुद जोड़ दीजिए, आप लोगों को क्या भी होगी सब कहावत। तो वो कुछ समझाने की उन्होंने जो वो कोशिश की है एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने। लेकिन राजीव जी, असल में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो चूंकि सच्चे स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी राज्यपाल नियुक्त किए हैं उनसे सबके साथ एक अच्छी बात है कि कोई भी जो है वो प्रातः स्मरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह संविधान की परवाह नहीं करता है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो है वो परवाह करता है कि उसका हित किस तरीके से साधा जाना है। वो चाहे हमारे स्पीकर साहब हों लोकसभा में बैठे हुए, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जब सदन का संचालन करते हो वो हों, चाहे राज्यों के राज्यपाल हों, धनखड़ साहब अब
हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, गवर्नर रहे जब तक बंगाल के, उनके आप देख लीजिए, सब जो है वो उस तरीके से वो करते हैं। तो अब जो पहला लक्ष्य था असल में, अब चूंकि अभी महाराष्ट्र में अभी तो चुनाव है नहीं, जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तब महाराष्ट्र की बात देखी जाएगी। अभी तो सिर के ऊपर चुनाव गुजरात का है, उसके बाद फिर राजस्थान का है, तो पहले गुजरात किसी तरीके से बचाना है। तो इसके जरिए जो है वो गुजरात को साधने की कोशिश जो है वो की गई, और ये गुजरातियों को संदेश देने की कोशिश की गई कि देखो हमारा गवर्नर जो है वो भी सच्चा गुजरातियों की जो है पूजा और सेवा करता है। हमने जितने भी राज्यपाल बनाए हैं वो सब गुजराती जो भाई हैं उनकी बिल्कुल अच्छे से सेवा करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, ये दो गुजरातियों की पार्टी ये कुल मिला के हो गई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संदेश साफ है कि ये दो गुजराती भाइयों की पार्टी है और ये किसी और की पार्टी कुछ है नहीं। तो जिस तरीके से गुजरात की अस्मिता, और 2014 के चुनाव में भी जिस तरीके से गुजरात की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा चुनाव प्रचार चला, आज भी जिस तरीके से बातें वो करते हैं गुजरात 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 करके, तो वो ये सारी जो एक तरीके से वो गुजरात की तरफ जो केंद्रित होना चाहते हैं। और गुजरात में हालत बहुत खराब है, जिस तरीके से बाढ़ अभी आई हुई वहां, तो जिस तरीके से फेल हुए बुरी तरीके से, सब चीजें सामने आ रही है निकल करके। तो गुजरात इस समय जो है वो मुख्य रूप से है, और इस समय भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो है वो गुजरात का चुनाव साधने की कुल मिलाकर के कोशिश की है। अब वो कहते हैं कि वो ये है, अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पा रही थी अभी तक, एक तरीके से वो कहा तो कोश्यारी जी ने काम करके एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को निपटाना चाहती थी, अब उसका लक्ष्य जो है एकनाथ शिंदे को निपटाना भी है। अभी तक जो है देखिए आप तय नहीं हो पा रहा है कि मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन मंत्री होंगे, कितने क्या होंगे, वो भी सब तय नहीं हो पा रहा है। तो इस बयान के जरिए जो है एकनाथ शिंदे को भी निपटाने का काम जो है वो हमारे आदरणीय कोश्यारी जी ने कर दिया। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे अब क्या बोले, मराठी अस्मिता की बात करें तो निंदा करें गवर्नर की, उद्धव ठाकरे की हाँ में हाँ मिलाएं, तो वो भी अब नहीं कर सकते हैं। तो अब करें क्या बेचारे, तो संकट के सामने, तो संकट तो हो गया एकनाथ शिंदे के सामने। तो कुल मिलाकर के जो एकनाथ शिंदे को जो है वो फंसा करके जो है वो रख दिया हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी ने। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व जो काम नहीं कर पा रहा था उसे जो है वो एक तरीके से उन्होंने कार्यभार जो अपना पूरा कर दिया। तो दो काम जो है शिंदे जी ने एक साथ किए, गुजरात का चुनाव साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एकनाथ शिंदे को निपटाना जो भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य है उसकी जो उन्होंने पूर्ति की। जी राजीव। तो एक साथ लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने अपने अपने ढंग से गुजराती और मराठियों की बात जो कही है इन्होंने, भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र जो है और मराठी मानुस, इसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे सहमति नहीं जताते हुए इन्होंने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने। एक बार फिर से आना चाहूँगा सूर्य प्रकाश मिश्रा जी आपके पास आऊँ, लेकिन आपके एक पुराने साथी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, जो कह रहे हैं कि नंबर तो नहीं है बहुत दिनों से सूर्य प्रकाश मिश्रा जी का मेरे पास, लेकिन मेरा नमस्कार जरूर कह दीजिए। तो ओम प्रकाश तिवारी जी को आपका नंबर ज़रूर मैं पहुंचा दूंगा, या आपके पास हो तो ज़रूर आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो। दरअसल उद्धव ठाकरे का जो बयान है वो बयान आज की तारीख में, बाकी तो बहुत सही कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी की अभी फंस गए हैं, और हमारे साथी सबसे पहले धनंजय जी भी कह रहे थे कि बीजेपी नहीं फंसी है, बल्कि जो है वो किस ढंग से फंस गए हैं भगत सिंह कोश्यारी, किस ढंग से फंस गए हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि ठाणे एकनाथ शिंदे साहब का एरिया है, उसी एरिया से आप आते हैं, और मुझे याद है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे तो आप बैठे भी थे, और वन साइडेड आप इनके पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष में। क्या पक्ष में नहीं रख रहा था, जो उस वक्त जो परिस्थितियां थी उस पर मैंने बात किया था, और कमोबेश वही हुई है जो आपने देखा है। मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं ठाणे के लोग अब भगत सिंह कोश्यारी साहब के इस बयान के बाद से? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां अगर बीच में कोई फंसा हुआ है तो शिंदे फंसे हुए हैं, ये साफ है। क्योंकि पिछले लगभग महीने भर से अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 2 लोगों की सरकार चल रही है, इतने बड़े महाराष्ट्र में मात्र 2 लोगों की सरकार, और सरकार नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है।
केंद्र की सरकार नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों की सरकार जो होती है वो राज्यपाल की सरकार होती है। क्या राज्यपाल साहब को अभी तक इतनी फुर्सत नहीं मिले कि वो कहें कि शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, आप लोग आइए, अपने कैबिनेट का विस्तार कीजिए और बताइए कि कौन कौन आपके कैबिनेट में आ रहे हैं। इस वक्त जबकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, कोविड है, मंकी पॉक्स है, इन दो महामारियों के अलावा तीसरी जो मार है वो बारिश की है, और उसके बाद बारिश, इन सब के बाद महाराष्ट्र में 2 लोगों की सरकार चल रही है और उस पर से अब एक राजनीति, मतलब जले पर नमक छिड़कना, ये कि भगत सिंह कोश्यारी साहब जो हैं वो आर्थिक राजधानी कैसे नहीं रहेगी मुंबई, ये बता रहे हैं कि यहां से गुजराती और राजस्थानी चले जाएं। तो भाई आप किसको दिखा रहे हैं, किस लिए वहां बैठे हुए हैं? माफी के साथ मैं कहूंगा कि आप वहां के राज्यपाल होने के लायक हैं क्या? जहां की जिम्मेदारी आपको दी गई, आप कह रहे हैं और बहुत अलग ढंग से कह रहे हैं, एक कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि ये लोग चले जाएंगे तो ये राजधानी नहीं रहेगी। इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि राजधानी, आर्थिक राजधानी रहे मुंबई। लेकिन एक नाथ शिंदे क्या फंस गए हैं? सूर्य प्रकाश जी सबसे बड़ा सवाल यह है राजू जी कि हमारे वरिष्ठ साथियों ने तो बहुत अच्छा विश्लेषण किया, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ लोगों ने राज्यपाल महोदय की कड़ी आलोचना की और उद्धव जी के जो बयान थे उसको लेकर भी उन्होंने अपने अपने पक्ष से उन्होंने अपना पक्ष रखा या अपने विचार रखे। मेरा छोटे से भी यही कहना था, कहीं कहीं देखिए बोलते हैं ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है, बस मुझे और कुछ नहीं लगता। अब आपने शिंदे की बात की है, शिंदे की बात पे मैं बाद में आऊंगा। इसके पहले थोड़ा मराठी और जो ये मुद्दा कितना संवेदनशील है उस पर मैं आना चाहता हूं सर, क्योंकि ये मराठी अस्मिता का मुद्दा मुंबई और इसके जारे अगल बगल के जो उपनगर हैं यहाँ वाकई में संवेदनशील है, इसमें नो डाउट। और सबसे बड़ी चीज, शिवसेना इस मुद्दे को लेकर हमेशा से मुकर रही है, उसके बाद राज ठाकरे जी मुकर रहे। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि जो उद्धव जी ने कहा कोल्हापुरी चप्पल, ये सुसंस्कारी शब्द है ही नहीं। कोल्हापुर चप्पल को लेकर उन्होंने जैसे कहा कोल्हापुर चप्पल या देव भाषा बोली, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने सीधे सीधे मतलब जो एक वरिष्ठ हमारे साथी ने कहा कि कोल्हापुर चप्पल दिखाने का उन्होंने काम राज्यपाल महामहिम को किया। ये क्या है, सुसंस्कारित महाराष्ट्र की ये भाषा है, ये इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। रही बात मराठी अस्मिता की, शिवसेना की हो मराठी अस्मिता या बीजेपी की हो या शिवसेना कांग्रेस की हो राष्ट्रवादी को, आपको जानकारी है इसके पहले शिवसेना ने सभी राज्यसभा सदस्य, पहला राज्यसभा संसद सदस्य शिवसेना ने चंद्रिका केनिया जो गुजराती थी उनको भेजा। दूसरा राज्यसभा सदस्य राजकुमार धूत जो मारवाड़ी राजस्थानी है उनको शिवसेना ने राज्यसभा भेजा। प्रीतिश नंदी को शिवसेना ने राज्यसभा में भेजा। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं जानकारी बता दूं, थोड़ा इतिहास की बात मैं करना चाहता हूं। मुंबई के सबसे बड़े सेठ, आपकी जानकारी में इजाफा होगा कि नाना शंकर सेठ, जगन्नाथ सेठ, मुंबई के सबसे पहले मराठी धनी जिन्होंने इंडियन रेलवे को यहां स्थापित किया, जीआईपी जिससे कहा जाता है, ग्रेट पेनिसुला, इंडियन पेनिसुला रेलवे के वो एकमात्र मराठी डायरेक्टर थे। उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को देने की वर्षों से मांग हो रही थी है अन्ना शंकर सेठ। इस पर किसी राजनीतिक दल का वो नहीं जाता। हाँ, 2020 में जरूर महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा, बीजेपी ने भी उसको मान्य अभी तक नहीं किया कि अन्ना शंकर सेठ। अब सोचिए, ऐसी अब तब मराठी अस्मिता नहीं जगती। लेकिन कुछ मुद्दे जब आते हैं, इलेक्शन है, हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गुजरात और उसके पहले बीएमसी का इलेक्शन है। बीएमसी बचाना शिवसेना की सबसे बड़ी, ये शिवसेना की मतलब उद्धव सेना की सबसे बड़ी जो है चुनौती बीएमसी और टीएमसी को बचाना है। टीएमसी और बीएमसी, टीएमसी तो बिल्कुल बचनी नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे के इलाके में रहता हूं तो एकनाथ शिंदे की मैं पसंद, वाकई में एकनाथ शिंदे 65 में से 64 नगर सेवक जा चुके हैं। सॉरी, 135 में से 65 नगर सेवक इनके थे और 64 जा चुके हैं। मुंबई की कमोबेश वही स्थिति है। बीजेपी दो फाड़ करने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई है और उसमें सफल होती भी दिखाई देती है। हाँ, राज्यपाल ने जो ये कहा इस मुद्दे पर वो जरूर
उनकी पीछे हाथ हुई है। बीजेपी को जरूर थोड़ा झटका लगा है कि इसको कैसे संवारा जाए, किस तरह इसको आगे किया जाए। तो रहा मराठी मानुस का मुद्दा, मराठी मानुस के मुद्दे पर राजनीति मुंबई और ठाणे में होती रही है, वो होगी। और ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, जो आपने अभी कहा एकनाथ शिंदे भी फंसे हैं, वो भी जानते हैं कि मराठी और हिंदुत्व वो दोनों एक दूसरे को उन्होंने जोड़ा हुआ है कि भाई मराठी तो रहना, ये मराठी नहीं तोड़ेंगे तो बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे। मराठी बीजेपी एक साथी ने कहा भी कि मराठी को तोड़ने के लिए ही, मराठी मानुस को तोड़ने के लिए, यहाँ के वोटर्स को तोड़ने के लिए ही तो सारा सॉन्ग रचा गया होगा, जो सारी पटकथा लिखी गई है। तो शिंदे के लिए तो समस्या ही है, लेकिन शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री को सभी को लेकर चलना है और सबको है उस बयान को लेकर। उन्होंने सही कहा कि उनका निजी बयान, उनका भी राजनीतिक बयान ही है, लेकिन निजी बयान है ही है, वाकई में निजी बयान है। कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, एक प्राइवेट कार्यक्रम में राज्य ने बोला है। राज्यपाल महोदय का वो निजी बयान हो या ना हो, राज्यपाल महोदय गुजरात पे इशारा कर रहे हो या राजस्थान के इशारा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुखती रग पर तो हाथ रख दी। और ये दुखती रग सबके लिए है। 12 आमदारों का, 12 विधायकों को रोक के रखना 2.5 साल, जबकि हाई कोर्ट ने भी राज्यपाल की आलोचना की, उस पर भी राज्यपाल ने रखा, वो उनका अपना अधिकार था। उनका अधिकार केवल इतना है कि वो राज्य को, मुख्यमंत्री को सुझाव दें। उन्होंने अब आप सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई है। राजनीतिक राष्ट्रवादी का मुंबई में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी ने सबसे पहले इस मराठी मुद्दे पर राज्यपाल को या बीजेपी को घेरने का काम किया है मुंबई में, ये सभी जानते हैं। तो ये और वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने कितने कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, चाहे मुरली देवड़ा जी रहे हों, चाहे गुरदास कामत जी रहे हों, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं गैर हिंदी भाषी मुंबई के। तो मराठी तो उनके लिए केवल एक मुद्दा है, जो आपने एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि कैसे बटेंगे। मराठी तो बट चुका है, मराठी मानुस यहाँ बटा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसने सबने उसका अपना अपना अलग अलग तरीके से, मराठी ये बात सही है, मेरा जन्म यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है, मैं ठाणे में रहता हूँ, मुंबई में पत्रकारिता करता हूँ। मराठी मानुस बहुत संवेदनशील होता है, इसमें कोई शक नहीं। वो छोटे छोटे मुद्दों पर छोटे छोटे वो उग्र हो जाता है या उसकी भावनाएं जो है आहत होती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ के जो आराध्य देवत हैं, उनको लेकर अगर कोई बात होती है तो मराठी मानुस बहुत तेजी से इस पर एक उफान में आता है और इसी का फायदा सारे राजनीतिक दल उठाते हैं। ये भी सही है कि महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे और ये पुणे को छोड़ दिया जाए तो और भी जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां मराठी मुद्दा बिल्कुल नहीं है सर जी, वहां मराठी मुद्दे नहीं चलते। बिल्कुल आऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। जल्दी से पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। मराठी मानुस की बात कह रहे हैं और साथ में मराठी अस्मिता का अपमान किया है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। उद्धव ठाकरे ने एक बात और कही है जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जो कहा है उन्होंने कि राज्यपाल ने हिंदुओं में फूट डालने का काम किया है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम किया है। यहां हिंदुत्व की लड़ाई आ गई। आप याद कीजिए, एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के नाम पर ठाकरे गुट से अलग होते हैं, कहते हैं तेरा हिंदुत्व मेरे हिंदुत्व से अच्छा, बेहतर, इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूं बीजेपी के साथ। और यहां स्थिति यह बनती है कि अब राज्यपाल के सहारे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदुओं के बीच में आप फूट डाल रहे हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या हिंदुत्व की लड़ाई, एक बार फिर से इस बयान के साथ, मैं जूता चप्पल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो मूल मुद्दा है शिवसेना का, उस मुद्दे को लपकने की कोशिश की थी एकनाथ शिंदे ने, क्या इस बहाने फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? प्रेम कुमार जी, राजीव जी, आपके सवाल तक के जवाब तक पहुंचते हैं। उस यहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से मिश्रा जी ने बात छेड़ी है। वो ये कि राज्यपाल जी ने व्यक्तिगत बयान तो है ही, राज्यपाल जी का ये व्यक्तिगत बयान तो है ही और एक निजी कार्यक्रम में था। देखिए, राज्यपाल जी क्या एकनाथ शिंदे के ठाकरे वाले की तरफ से बयान देंगे क्या, या बीजेपी की तरफ से बयान देंगे क्या, या किसी और राजनीतिक दल की तरफ से बयान देंगे क्या? राज्यपाल तो उस पद पर काबिज व्यक्ति है और राज्य के सबसे पहले नागरिक हैं। तो वो किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे कि उनका निजी बयान हो गया।
वो सार्वजनिक सभा में थे और एक समुदाय की पार्टी में थे, और उनका जो भाषण है पूरी तरह से राजनीतिक है। राजस्थानी, गुजराती और मराठी के बीच अंतर संबंध और आपसी संबंध और अतीत जो रहा है उसको लेकर के एक परंपरागत सोच है, एक लाइन है जिसके पक्ष और विपक्ष में राजनीति होती रही है। तो विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक वक्तव्य है और कतई ये व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। मिश्रा जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। और उसके बाद मैं आगे कहता हूं, राजीव जी, जो हिंदुत्व की बात है, मैंने पहले भी अपनी बातचीत में ये बात कही थी कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो उसमें जो टूट हुई उसका मूल आधार यही रहा कि हिंदुत्व के लाइन पर शिवसेना नहीं चल रही है बोल करके एकनाथ शिंदे जी उनसे अलग हुए। अब ये अवसर आया महाराष्ट्र की अस्मिता का, मराठी अस्मिता का, तो यहां पर टेस्टिंग पर है एकनाथ शिंदे जी कि क्या मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए वो उसी शिद्दत के साथ खड़े होंगे जिस शिद्दत के साथ वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े होते दिख रहे थे और होते दिखने का दावा कर रहे थे। मैं मराठी अस्मिता को इस रूप में भी देखता हूं कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार बनी थी, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, उसमें सारे मराठा नेता, विभिन्न दलों के मराठा नेता का एकजुट होना, मराठी अस्मिता के नाम पर एकजुट होना सबसे बड़ा कारण था महाविकास आघाड़ी का। ये उसके बाद जब ये नई सरकार बनी है तो यहां पर भी आपने देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे के खिलाफ में बयान देने के लिए कोई पार्टी, कोई मराठा नेता सामने नहीं आया, कोई मराठा नेता। इवन उद्धव ठाकरे जी ने भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ में डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं किया था कि मराठी अस्मिता। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री क्यों स्वीकार किया? कारण मराठी अस्मिता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने का मतलब या बनाने का मतलब होता वो मराठी अस्मिता के नाम पर जो एकजुटता थी वो फिर से जिंदा हो सकती थी। तो इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को बैक करके डिप्टी सीएम बनाया गया, तो कारण था मराठी अस्मिता। तो आज फिर से जब मराठी अस्मिता का सवाल पैदा हो रहा है तो ये सवाल हिंदुत्व बनाम मराठी अस्मिता नहीं है। मैं डायरेक्ट कॉन्फ्रंट में नहीं कह रहा हूं कि दोनों आमने सामने वाले विचारधारा, ये अलग से वो मराठी अस्मिता की राजनीति जो पनपती रही है, जिसके कारण ये माना जाता है कि दिल्ली हमें गाइड करेगा महाराष्ट्र को, या कि दिल्ली का भेजा हुआ प्रतिनिधि राज्यपाल हमें गाइड करेगा, या मराठी खुद अपने प्रदेश की जो है उसको संभालेंगे और रक्षा करेंगे। ये भावना अतीत से जुड़ी हुई है। और एक बार फिर राज्यपाल जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, राज्यपाल जो बीजेपी के पूर्व नेता है, राज्यपाल जिन्होंने लगातार ऐसे एक्शंस दिखाए हैं जिससे कि लगता है कि वो मराठी अस्मिता के खिलाफ में है, चाहे उनके बयान रहे हो चाहे उनको एक्शन रहे हो। तो इन सारे कारणों से मराठी अस्मिता का सवाल बहुत मजबूती से पैदा हुआ है और इस सवाल से महाराष्ट्र की राजनीति अछूती नहीं रहने वाली है। जी धनंजय जी, क्या कहेंगे मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द पूरी कहें तो ये जो सियासत है, हम लोगों की चर्चा नहीं, सियासत की बात कर रहा हूं, वो दिखाई दे रही है, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने राजस्थान और गुजरात के नाम के साथ मुंबई का नाम, और इस ढंग से कि अगर राजस्थानी और गुजराती चले जाएं तो फिर मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, इसको दूसरे तरह से मैं प्रेजेंट करता हूँ एक बार आप। जो भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि ये राजस्थानी और गुजराती अगर यहाँ से चले जाए तो मुंबई कंगाल हो जाए, उसको दूसरे तरह से पलट करके ये देखिए कि बाला साहब अक्सर कहते थे कि यहाँ पे मराठी गैर मराठी लोग जो चाहे राजस्थानी हो या गुजराती हो या साउथ इंडियन हो या उत्तर भारतीय है, उन लोगों ने महाराष्ट्र खास करके मुंबई पे कब्जा किया हुआ, और जो मराठी लोग हैं वो बुरी हालत में है, वो रोजगार में कहीं नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में नहीं है ना, बिजनेस उनका नहीं है। तो ये जो कोश्यारी जी कह रहे हैं उसको आज इस तरह से देखिए, लेकिन इसके पहले जो शिवसेना का पूरा जो स्थापना उसकी जो हुई वो इसी आधार पे हुई कि मराठियों के साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता रहा, है ना, यही रहा। तो कोश्यारी जी ने आज कहा है तो उसको दूसरे संदर्भ में आप देख रहे हैं, बस बात इतनी सी है। बाकी ये देखिए कि ये लोगों के मन में है, और ये सच भी है कि महाराष्ट्र के लोग
से ज्यादा यहाँ पे जो है गैर मराठी लोग, चाहे उत्तर भारतीय हो या गुजराती हो या राजस्थानी हो, मुंबई में उनका प्रभाव है। व्यापार पे तो पूरी तरह से साउथ इंडिया, उत्तर भारत, राजस्थान और गुजरात का प्रभाव है। तो इसलिए, और उद्धव ठाकरे जी जो आज कर रहे हैं, उनके पहले बाला साहब जी ठाकरे जी ने जो कहा, जो किया, तो मराठी अस्मिता को लेकर के किया और मराठी लोगों को रोजगार दिलाने की बात हुई थी कि मराठी लोगों को रोजगार मिले, और वो जो है आज वो वापस आके खड़ी हो गई है वही। अब इसका लाभ जो है देखिए बीजेपी दूसरे तरीके से ले रही है। अब इसको ऐसे देखिए कि मुंबई में शिवसेना मजबूत स्थिति में रही है हमेशा। अच्छा, फिर आप आइए ठाणे, तो ठाणे में शिवसेना और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का एक जोर रहा है। जहां शिवसेना है वहां और ये एनसीपी है। तो अब जब शिंदे अलग हुए हैं तो ये समझिए कि बीजेपी के लिए वहां आसान नहीं है लड़ाई। क्या शिंदे बीजेपी के साथ होंगे? क्या शिंदे अलग शिवसेना बना करके लड़ेंगे? ये अभी अधर में मैटर है। तो कल को अगर ठाणे में चुनाव होता है, ठाणे महानगर पालिका का, तो शिंदे किधर है? और शिंदे अगर अलग पार्टी के तौर पे हैं तो बीजेपी उसमें कहां खड़ी होगी? लेकिन ये सब मुझे लगता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है राजीव जी कि बीजेपी के सामने गुजरात जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। और गुजरातियों के मन में ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वाले चीजों से मैं बाहर रहता हूं। इसलिए रहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों को बाद में खंडन भी समझ लेते हैं। लेकिन जो दूसरे तरफ जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप कहते हैं माफी मांगो या फलाना करो। कोश्यारी जी ने कहा वो तो आपने कह दिया, उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा उसको आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे ने बड़े शालीन भाषा में हालांकि कहा है, बाला साहब होते तो और तीखा तंज होता, वो तंज करने वाले लोग थे। और इसको तंज के तौर पे लीजिए कि कोल्हापुरी, और हम सब कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए जानते कितनी मजबूत होती है, इससे भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कोश्यारी जी का बयान को आप निजी बयान न समझे, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि राजनीतिक बयान है। और बीजेपी देखिए क्या करती है, पहले भी अगर देखिए तो बिहार में सुंदर सिंह भंडारी एक राज्यपाल हुए थे। सुंदर सिंह भंडारी ने क्या नहीं किया था वहां बिहार में, और बिहार के जो तब मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, उन्होंने यहां तक कहा था कि इनको जो है टांग तोड़ देनी चाहिए। जो असभ्य भाषा थी, ये संसदीय भाषा बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो उसमें भी बड़ा बाबेला बचा था। इन्होंने तो कुछ कहा नहीं है। तो ये चीजें आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक भाषा हो गई। राजनेता कुछ भी बोल सकते हैं, वो चाहे वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो या संवैधानिक पद के बाहर बैठे हुए हो। नेता के लिए सारी गलती माफ है। हम आप कुछ बोल दे तो हमको जेल में बंद कर देंगे। खैर ये तो अलग मसला है। लेकिन मूल मसला ये है राजीव जी, मैं फिर से दोहरा दूं कि मराठी अस्मिता को छेड़ने की कोशिश ये नहीं है। ये कोशिश है कि शिवसेना कैसे बैकफुट पे रहे, और अगर कुछ बोले तो उसको मराठी अस्मिता को लेकर के अगर चले तो उसका हिंदुत्व वाला एजेंडा फ्लॉप हो जाए और मराठी अस्मिता वाले मामले में भी फ्लॉप होगी। इसलिए शिवसेना अब अकेले मराठी का दावेदार नहीं है। राज ठाकरे हैं, शिंदे है और एनसीपी है। एनसीपी भी मजबूत दावेदार है वहां। ये मिश्रा जी और बेहतर शायद बताएं कि एनसीपी मजबूत दावेदार है महाराष्ट्र के इन हिस्सों में भी, खासकर ठाणे महानगर पालिका में। तो बीजेपी का एजेंडा अभी है टुकड़े टुकड़े सबको कर देना। बीजेपी कैसे मजबूत हो और बीजेपी अभी कैसे मजबूत होती है गुजरात में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें पीछे चली जाती है। आप देखिए कि जो आपके मुख्यमंत्री अभी उप मुख्यमंत्री बने फडणवीस साहब, उनको क्यों बीच में फोन करके कहा गया उप मुख्यमंत्री बन जाओ? क्या मराठी अस्मिता वहां नहीं है? क्या महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता है उनका वजन नहीं था? लेकिन ये किया इसलिए गया कि महाराष्ट्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी गुजरात दिख रहा है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव होने में भी वक्त है। और फिर ये राजनीतिक बयान जो है ना, अभी कुछ चल रहा है, 2 दिन बाद कुछ और बयान चलने लगेगा। इसलिए ये सीरियलों की तरह चल रहा है, इस पे ज्यादा ये होने की जरूरत नहीं है। और ये समझिए कि बीजेपी फंसती नहीं है, बीजेपी किसी न किसी को फंसा देती है। बीजेपी ने फिर फंसाया किसी को। जी राजीव जी, फंसाया है, लेकिन गुजरात सामने है। क्या जेपी सिंह साहब गुजरात को सामने रखते हुए गुजरात पर नजरें जो है गुजरात राजस्थान पर और बयान महाराष्ट्र से इस रूप में देखा जाए? जी देखिए, मैं इस रूप में इसे नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने निहायत ही घटिया जो है मतलब बात कही है।
राजस्थानी मंच से, और ये सार्वजनिक समारोह था उनका, जो है वो कोई विवाह समारोह या उनके राजभवन के प्राइवेट कमरे में गुफ्तगू नहीं थी। ये सार्वजनिक मंच से कही गई बात है, ठीक है, कोई और वहां वो राज्यपाल की हैसियत से थे, वहां वो कोश्यारी साहब की हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं थे। इसलिए ये जो एक और बात हम बता रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा मिश्रा जी, थाने के जो उत्तर भारतीय है ना, इस समय सिंधे बिरगावली जा रहे हैं। जितने शिवसेना में थाने के जो है आपके क्या कहते हैं उत्तर भारतीय हैं, वो इस समय सिंधे जी के यहाँ जा जाके हाजिरी देके उनके साथ अपनी फोटो फेसबुक पे डाल रहे हैं। ये भी एक हकीकत सोशल मीडिया का मैं देख रहा हूं, चूंकि प्रयागराज में रहता हूं, तो यहाँ उसके आसपास के बहुत से लोग थाने में है उत्तर भारतीय, जो सिंधे की बिरदावली गा रहे हैं। आप बता, इस पृष्ठभूमि में भी चीजों को समझना चाहिए। बाकी उनका ये निश्चित रूप से सार्वजनिक बयान था, निहायत घटिया बयान था, और अगर नहीं था तो क्यों कह रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान था, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कहा गया? वो क्यों कह रहे हैं? वो कहते क्यों नहीं कि हाँ हमने ये कहा था और हमने प्राइवेट बात में कहा था, और हमारे मन में क्या इसका कोई मीटर तो है नहीं कि जो हम बोल रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपको मन ही मन गाली दे रहे हैं, तो मन ही मन की गाली अगर मुंह से आ जाती है सामने, तब तो फिर वो सार्वजनिक हो जाती है ना, फिर तो व्यक्तिगत रहती नहीं और ना निजी रहती है। आपसे बता रहे हैं। दूसरी बात, जो उद्धव ठाकरे की एक बात को और भी जो है उन्होंने राजनीति की है अपने बयान में, उन्होंने सिंधे पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिंधे के अनुसार उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो भैया ये एक नाथ शिंदे अभी नए नए हिंदू बने हैं, तो मैं उन सत्ताधारी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि सरकार जो है इनके ऊपर क्या फैसला ले रही है कोश्यारी साहब के स्टेटमेंट पर। राज्यपाल को जो है वो वापस जो है उत्तराखंड जो है वो भेजना चाहिए या फिर जेल भेजना चाहिए। सरकार को इस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा है। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अभी जो है हमारे एक मित्र ने कहा, मिश्रा जी ने, कि राज्यसभा भेजने की बात। तो कभी भी कोई पार्टी केवल एक जात, केवल एक धर्म, केवल एक समुदाय के लेकर राजनीति नहीं करती, लेकिन उसका वो जो धर्म, समुदाय या जात है वो बेस वोट बैंक है। बिना उसमें और लोगों को जोड़े वो राजनीति आगे नहीं चलेगी। कोई यहाँ जो है पूरे भारतवर्ष में अकेली एक जाति नहीं है जो कहे कि केवल हमारी वजह से जो है हम राजनीति करेंगे, हमको बाकी का वोट नहीं चाहिए। लेकिन एक बेस वोट है, तो मराठी जो है वो एक बेस वोट है, जो है क्या कहते हैं उसमें जो है वो क्या कहते हैं बाकी जातियां भी उसमें शामिल है। इसलिए राज्यसभा में कौन किसको भेजता है, ये जो है मराठी मानुष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना पड़ेगा। सर, अस्मिता की बात है, अस्मिता का दिखावा होता है। हम लोग उसी बीच में काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं रोज कि जितनी अस्मिता की बात होती है, मराठी मानुष इसीलिए बटा हुआ है। आप कहते हैं फडणवीस मराठी नहीं है, 13 करोड़ की बात होती है यहाँ, उसमें से 9 करोड़ मराठी हैं, 4 करोड़ अन्य जातियों के लोग हैं, अन्य भाषियों के लोग हैं, अन्य स्टेट के लोग हैं, लेकिन मराठी अस्मिता की बात होगी ही होगी। लेकिन जब मौका आता है तब उसको परिभाषित नहीं कर पाते हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपना मौका देखते हैं। आपने थाने के उत्तर भारतीयों की बात की, 40% उत्तर भारतीय उसी एकनाथ शिंदे को चुन कर लाते हैं उन्हीं को, तो क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? अब हमारा अगर विधायक है, हमारा मंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, तो हम स्वाभाविक है हम जाएंगे सर। सीधी जनता की एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब जो है वो राज ठाकरे दौड़ा के उत्तर भारतीयों को मार रहे थे, तो शिंदे यहाँ थे जी। मैंने खुद लिखा है, फिर कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे सबसे पहले उत्तर भारतीयों के समर्थन में आए थे। एकनाथ शिंदे एकमात्र ऐसा नेता था थाने का कि वो सबसे पहले आए थे उत्तर भारतीयों के समर्थन में। आप उस समय के अखबार निकाल लीजिए, हिंदी के अखबार निकाल लीजिए, मराठी के अखबार निकाल लीजिए, मुद्दे थे। तब शिवसेना साथ में खड़ी थी उत्तर भारतीयों के। उस समय मनसे वाले खदेड़ रहे थे। आज उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है। राज ठाकरे जी को हनुमान चालीसा आती है क्या? उनसे पूछिए, हनुमान चालीसा गवार। ये सारी राजनीतिक किंवदंतियां हैं, राजनीति चल रही है सर। हम लोग एक पत्रकार के रूप में भी देखते हैं, जिस नेता को लेकर चाहते हैं वो करते हैं। जी धनंजय सर बोले, वो भी काफी। मिश्रा जी बोल रहे हैं, शिंदे साहब की तारीफ कर रहे हैं, और जैसा कि जेपीसी साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ये क्या होता है, जब हम बाहर रह रहे हैं, वो लोग होते हैं ना, तो गुंडों से डरते हैं।
और आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां जो है गुंडों का समूह बन गई है, चाहे कोई पार्टी हो। आप कुछ बोलेंगे किसी पार्टी के खिलाफ, उनके 10 लड़के आएंगे और आपकी पिटाई कर देंगे। ये सच्चाई है। इसलिए मिश्रा साहब जो बोल रहे हैं बेचारे अपनी स्थिति बचाएं, बिल्कुल सही है। हालांकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे आज तक मेरे साथ ये घटना घटी नहीं। मैं 91 से यहाँ रह रहा हूँ और मिश्रा जी, शिवसेना जो है 90 के बाद बदल गई है। जब उसने एजेंडा लिया हिंदुत्व का, तो खास करके जब से उद्धव ठाकरे आए, ग्लोबलाइजेशन जब से आया, मैं आपके राजीव जी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ इस बात को कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का एजेंडा पकड़ा। और उसके बाद उसी समय तब मैं सामना में काम कर रहा था, मी मुंबईकर नाम का ज्ञान छेड़ा था उद्धव ठाकरे जी ने और कहा था कि मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे मराठी हो, राजस्थानी हो, साउथ इंडियन हो, बिहारी हो, उत्तर प्रदेश का हो, मुंबई का रहने वाला है और वो मुंबईकर है। और शिवसेना ने उसके बाद कभी मारपीट नहीं की, बल्कि वो राज ठाकरे थे शिवसेना में, तब उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की थी। और शिंदे साहब के बारे में जैसा बता रहे हैं, उसमें उन्होंने बचाव किया होगा। हालांकि शिंदे साहब तब कोई हैसियत उस समय बहुत बड़ी नहीं रखते थे, बहुत नामचीन व्यक्ति नहीं थे उस समय जब जी। तो देखिए क्या है ये लड़ाई चलेगी। और ये जो शिंदे साहब है कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। अभी जब आए हैं शिवसेना से बाहर, तब उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। जैसे बिहार में आज देखिए कि चिराग पासवान की क्या हैसियत रह गई है। चिराग पासवान कल बड़ा नेता बन रहे थे, हनुमान थे, वो हनुमान जी की क्या फजीहत हो गई। वैसे आरसीपी सिंह जो है, आरसीपी सिंह किसी समय में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपनी मर्जी से मंत्री बन गए, एकमात्र मंत्री थे। आज आरसीपी सिंह कहाँ है। और बताऊं राजीव जी, एक लाइन और बोलकर खत्म करूं कि अभी जो है पटना यूनिवर्सिटी गए थे नड्डा साहब, आज ही की खबर है, और उनके साथ गो बैक जैसे साइमन गो बैक का नारा लगा था ना, वैसे वहां के पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा नड्डा साहब गो बैक। तो बिहार जो है ये कहां बचाएंगे, बिहार इनके हाथ से निकलता जा रहा है। और नीतीश कुमार निकलने से पहले इनको निकाल के जाएंगे, मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं। और यहाँ भी वही हालत होने वाली है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बुरी गत होने वाली है कि तीनों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ ही लड़ने वाली है। तो इनकी मुसीबत है। शिंदे साहब को इन्होंने पाला तो है, लेकिन शिंदे साहब उनको बचा नहीं पाएंगे। जी राजीव, बिल्कुल। बहुत यही एक खूबसूरती होती है प्रोग्राम की। अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस जगह की बातें होती हैं, तो बहुत कुछ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। जैसे ठाणे की बात आ रही है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सूर्य प्रकाश मिश्रा जी के द्वारा। फिर महाराष्ट्र और मुंबई की खासकर बात करें तो धनंजय जी, और धनंजय जी बिलोंग करते हैं बिहार से, बिहार की राजनीति को भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। अभी अभी बिहार से लौट के भी आए हैं। और आज बिहार की चर्चा इसलिए भी अभी यहाँ धनंजय जी ने जो की है, क्योंकि 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। जी हाँ, जेपी नड्डा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। और गो बैक जेपी नड्डा के नारे, और कहा जा रहा है, आज कई जगह खबर चल रही थी। शुरुआत में बड़ी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं आपको, शुरुआत में हम लोग जब कार्यक्रम क्या किया जाए इसकी बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने पहले सोचा कि बिहार पे आज कार्यक्रम करें। शायद बिहार की सरकार बहुत जल्द चली जाएगी, हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल लें, ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे थे बिहार। लेकिन कोश्यारी जी जो हैं वो ज़्यादा भारी पड़ गए हमारे प्रोग्राम पे भी और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी। तो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा हम लोगों ने कोश्यारी जी पर चर्चा कर ली। अमलेंदु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। अमलेंदु जी भी यही कह रहे थे शुरुआत में कि चलिए आज बिहार पे कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम कोश्यारी जी सब पर भारी। इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सूर्य प्रकाश तिवारी जी को, माफ करें सूर्य प्रकाश मिश्रा जी को, और धनंजय कुमार जी को, प्रेम कुमार जी को। जेपी सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं यहाँ पर। आपको भी जेपी सिंह साहब और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। शकील अहमद जी हमें देखते हैं, सुनते हैं सीधे दुबई से, और लिख रहे थे कि कार्यक्रम को आगे चलने दीजिए। और धनंजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं। सुरेश दलवी कह रहे हैं उत्तराखंड का ये
पार्सल नालायक है। श्वेताब प्रसाद कह रहे हैं बिहार में बीजेपी कभी भी नहीं गवर्नमेंट बना सकती है। और ऐसे ही ललित नागर कह रहे हैं जो स्टेट शांति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहे थे, उनको राजनीति में उलझाकर देश को अशांति के गर्त में धकेल रहे हैं। क्या देश मोदी की अगुवाई में नंबर 1 देश बनेगा? KR नागर जी कह रहे हैं ये बात। और ऐसे ही शकील जी कह रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जाकिर वाहिद मंसूरी हैं, हाय लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं आई लव महाराष्ट्र, आई लव मुंबई। आपसा खान लिख रहे हैं कि इस टाइम मैं जितना मुंबई में रहकर देख रही हूँ, मिश्रा जी की बातों से सहमत हूँ। आपसा खान कह रही हैं। आदेश कुमार कह रहे हैं देश में क्या हो गया है। और थैंक्स कह रहे हैं मदीना का मुसाफिर। रजवी भाई वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे साथी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। और ऐसे ही सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि सर आप ऐसे ही देश हित में चर्चा करते रहिए, जनता एक दिन ज़रूर समझेगी। और आई लव महाराष्ट्र कह रहे हैं। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं बाइको तुमची पोरंग आमची। ये कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। ओम प्रकाश तिवारी जी के साथी कि उनके एक साथी जो हमारे साथ थे आज इस कार्यक्रम में, और साथ में अब्दुल जब्बार हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। नरयान पवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुड नाइट लिख रहे हैं सतीश शर्मा जी। सत्यनारायण अग्रवाल हैं, महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कह रहे हैं। अफरोज आलम भी हमारे साथ में हैं। ओम प्रकाश सोलंकी हैं, कह रहे हैं ओम प्रकाश सोलंकी उत्तम नगर न्यू दिल्ली से हैं हमारे साथ में। बहुत नमस्कार सोलंकी साहब, आप जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और कृष्ण खरादी भी हमारे साथ में हैं। देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट लिख रहे हैं। सतीश शर्मा जी भी जुड़े हुए। अनु किचन रेसिपी इन हिंदी वेल सेड, राजस्थानी एंड गुजराती इज ऑल अबाउट मुंबई, द रेस्ट इज जस्ट पासिंग टाइम। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अफरोज आलम। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को पार्वती माता का कहना है प्रोग्राम चालू रखो। और इफ्तिखार अहमद थैंक्स कह रहे हैं। और अल्फा विथ ए के साथ में सरफराज खान भी हैं। गुड नाइट विनोद राव। गुड नाइट लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अब मैं भी आप लोगों को आई एम डॉक्टर कह रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल हो गई, बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार। अफरोज आलम कह रहे हैं सर बीजेपी कोश्यारी के बयान से बाहर निकलने के लिए कोई नया जुमला छोड़ देगी और महाराष्ट्र के लोग कोश्यारी को भूल जाएंगे। 21 युवा प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे साथ में। और नूर बी भी हमारे साथ हैं बहुत। और सरफराज खान गुड प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। राहुल मकनीकर कोश्यारी आरएसएस एजेंट लिख रहे हैं। तो ऐसे तमाम साथी, अब आप सबसे विदा चाहता हूं। कल मुलाकात नहीं होगी, कल घूमता हुआ आईना यानी कि न्यूज ऑफ द वीक सप्ताह भर का आईना आपके सामने शाम 7 बजे लेकर हाजिर रहूंगा। वीडियो रहेगा, लाइव नहीं, लेकिन परसों सोमवार को आप सबके सामने 7 बजे शाम फिर से हाजिर रहूंगा कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट मित्रों के साथ, और आप सबका इंतजार रहेगा। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।